तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, अध्याय नंबर 12, पाठ का नाम है औपनिवेशिक शहर। ये जो है वीडियो का भाग 2 है। भाग 1 के अंदर हमने आधा चैप्टर कर लिया था। हाँ, वीडियो स्टार्टिंग से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपको कंप्लीट इतिहास के जो है नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जाना था 3 शहरों के बारे में, 3 बड़े शहरों के बारे में जो अंग्रेजों के अधिकार में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे थे। वो थे मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। ये तीनों जो क्षेत्र थे ये अंग्रेजों के अधिकार में आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आते थे। और इनमें जो है बहुत ज्यादा अंग्रेजी जो इमारतें थी, बहुत सारी चीजें थी, वो हमें देखने को मिली। वहां पे कानून अलग अलग बना दिए, कर वसूली और अलग अलग तरीके से वहां पे जो है तरक्की भी की गई और नुकसान भी होता रहा लोगों को। लोगों की झोपड़ियां उजाड़ दी, बहुत सारा सांग हुआ। अब यहाँ पे जो है काफी आगे बढ़ गए यार हम तो। हाँ, हम यहाँ पे थे, यहाँ तक हमने कर लिया था। औपनिवेशिक शहर का जो है ये 3.4 नाम का टॉपिक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, इससे पहले का हो गया पूरा। चलो अब शुरू करते हैं। नए शहरों में सामाजिक जीवन। जो नए शहर बसाए गए थे वो 3 शहर, जो बड़े बड़े शहर, उन्हीं की बात होगी यहाँ पे आमतौर पे। घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों, बसों के आ जाने से यह हुआ कि अब लोग शहरों के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। शुरुआती दौर में क्या हुआ, संसाधन नहीं थे, आने जाने के परिवहन के साधन नहीं थे। तो जो है ना, सारे लोग जो भी लोहार हो गए या मजदूर हो गए, सब लोग जो है उसी शहर के अंदर घुस जाते थे। जिससे क्या होता, भीड़ भड़ाका होता, बीमारी फैलती। और अंग्रेजों की एक ही बात थी, एक ही सोच थी कि भीड़ भड़ाका इज इक्वल टू बीमारियों का खतरा। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही गाड़ियां, बसें, ये चीजें चलने लगी धीरे धीरे, तो लोग जो है पास के गांव में जाके बसने लग गए। शहरों में नए सामाजिक समूह बने और लोगों की पुरानी पहचानें महत्वपूर्ण नहीं रही। पुरानी पहचान से यहाँ पे मतलब है कि वो पहले क्या हुआ करते थे, क्या वो मजदूर थे या वो कुछ और काम करते थे, तो वो ज्यादा मायने नहीं रखती थी। अब शहरों के अंदर क्लर्क, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट की मांग जो है बढ़ती जा रही थी। नतीजा क्या हुआ, मध्य वर्ग जो है, मिडिल क्लास फैमिली जो है, उनको तरक्की मिलने लगी, उनका विकास होने लगा थोड़े से। मतलब उनका जो गरीबी थी वो थोड़ी सी हटने लगी थी। रूढ़िवादियों को डर था कि अगर औरतें, हुआ क्या, स्कूल कॉलेज खुल गए, टीचर्स तभी तो काम आएंगे। अब वहां पे जो है औरतों को या महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने की इजाजत उस समय के समाज में नहीं थी। तो रूढ़िवादी जो लोग थे उनको ये डर था कि अगर औरतों ने पढ़ लिख गई तो वे दुनिया को उलट कर रख देंगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार खतरे में पड़ जाएगा। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। और कुछ समाज सुधारक भी आए, उन्होंने, उनकी भी सोच यही थी कि महिलाएं पढ़े लिखे, लेकिन हमारे घर की नहीं, किसी और की। तो ये भी थोड़ा पंगा था। समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर जो है महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी, लेकिन वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी उनको, क्योंकि वो जबरन आई थी वहां पे काम करने। वे नौकरानी, फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी और फिल्म कलाकार के रूप में शहरों में नए व्यवसाय में दाखिल होने लगी। अब धीरे धीरे होता है यार, सब कुछ एकदम से तो होता नहीं है। तो जैसे जैसे तरक्की होती गई तो यहाँ पे जो है मामला काबू आता गया। अब शहर में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गांव में छोड़कर आते थे। मतलब घर बार सब छोड़ के आ जाते थे शहरों में। शहर की जिंदगी एक संघर्ष थी, इतना आसान नहीं था शहर में आना। और काम मिल जाए तो अच्छी बात थी, नहीं मिल रहा तो धक्के खाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। नौकरी पक्की नहीं थी, खाना बहुत ही महंगा था, रिहाइश का खर्चा उठाना, रिहाइश होता रहने का, ठीक है, तो रिहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीबों ने वहां प्रायः अपनी एक अलग जीवन शहरी संस्कृति रच ली थी। वे धार्मिक त्योहारों, तमाशों, सांग आदि के उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे, जिसमें ज्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का मजाक उड़ाया जाता था। अब लोगों को तो इसी में मजा आता है, मतलब अमीर जो मालिक है उनके या अमीर आदमी है उनकी बेइज्जती होती रहे बड़े मंच पे, तो मजा आता है उनको। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। यहाँ पे जो है हम बात करेंगे पृथक्करण, यानी कि जो नगर की, जो मद्रास, कोलकाता, बंबई, ये जो 3 उपनिवेशिक शहर थे बड़े बड़े, यहाँ पर जो भारतीय कस्बे और शहरों से ये अलग थे, कुछ हटके थे। लेकिन ये इनके जो है ना, हम तीनों को देखते हैं, इन तीनों को, 3 बड़े शहरों को, तो हमें ये समझ में आता है कि जो मामला था ना वो
सभी के अंदर, तीनों शहरों के अंदर सेम सा ही था। तरक्की और जो इमारतें, ये सारी चीजें हम देखते हैं, सड़कें, सफाई तो बराबर सी थी, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अब पहले हम मद्रास की बात कर लेते हैं, फिर दूसरे शहरों की बात करें, कलकत्ता और बंबई की भी, कि उनको कैसे बसाया गया। अब शुरुआती बात है मद्रास की। कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। बाद में वस्त्र उत्पाद की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट पर जा टपके, मतलब इधर से उधर भागे दूसरी साइड। वो हो सकता है उनको मजा नहीं आया इधर। 1639 में उन्होंने मद्रासपट्टम में एक व्यापारिक चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेनापट्टम कहा करते थे। देखो ये नाम है, याद रहे तो रहे, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता, ये वो समय है जब प्रतिद्वंदिता चल रही थी, के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते थे पहले, आम सी बात थी ये। तो उसके चलते जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किलेबंदी करनी पड़ी उधर की पूरी। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और भी सुरक्षित हो गया। एक राजा था जिसके साथ उनकी लड़ाई हुई और वो लोग हार गए। अब हार गए तो जमीन उस राजा ने कब्जा ली। तो अब उनका जो मेन जो खतरा था, जो बार बार कोशिश कर रहे थे जमीन हथियाने की, वो नहीं रहा। सुरक्षित सा हो गया मामला, थोड़ा अच्छा फायदा हुआ। फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्रक बन गया। सेंट जॉर्ज किला के नाम से इसको जाना जाता है, जहां ज्यादातर यूरोपीय रहा करते थे। यूरोपीय यानी कि अंग्रेज लोग रहते थे, वहां पे भारतीय नहीं रहते थे। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर होता था कि कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाजत नहीं थी। यानी कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ विवाह नहीं कर सकते थे। अब वहां की जो महिलाएं हैं वो भारतीय पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती थी। तो ऐसा मामला था, मतलब पूरा रंगभेद चल रहा था कि अंग्रेज जो है अपना पूरा अलग ही सिस्टम बसाने पे लगे हुए थे। यूरोपीय जो है ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहां रहने की छूट मिली हुई थी, जबकि भारतीयों को वहां पर रहने की छूट नहीं थी, मतलब रहने नहीं दिया जाता था। उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। देखो अब भारतीय लोगों के लिए एक नया अलग से शहर बसा दिया, जिसका नाम रखा ब्लैक टाउन। मतलब कस्बा था, शहर भी क्या बोले, छोटा सा इलाका था। ब्लैक टाउन नाम रखा गया। इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दुभाषियों को रखा गया, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सब लोग यहाँ पे रहते थे ब्लैक टाउन के अंदर। अब देखो आप भी बोलोगे यार कस्बा क्यों नहीं बोला, हम तो हिंदी में टाउन को कस्बा बुलाते हैं। तो ये अंग्रेजों ने लिखा हुआ सारे ग्रंथ जो भी लिखा हुआ छपा पड़ा है वो अंग्रेजों का लिखा करा धरा है, तो उन्हीं का चलेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहां मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले भी थे। चिंताद्रीपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। ये इलाकों के नाम रख रखे थे उधर, जैसे आपके गांव में भी होंगे ना, मतलब गांव तो क्या शहर होता है उसमें अलग अलग गांव बने होते हैं, वैसे ही इलाकों के नाम थे यहाँ पे। चिंताद्रीपेट ये जो इलाका था ये बुनकरों का था। वासरमेनपेट में जो है रंगसाज और धोबी रहा करते थे। रोयापुरम में जो है ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते, मतलब सब जो है अलग अलग इलाके में रहा करते थे। सिंपल बात ये है। दुबास जैसे भारतीय लोग थे जो भारतीय भाषा, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। देखो दो चीजें, ये एजेंट की तरह काम क्या करते थे, व्यापारी एजेंट। मतलब ये अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा भी बोलते, भारत वालों की जो लोकल भाषा थी वो भी बोला करते थे। तो इनको बीच का बिचौलिया टाइप का काम मिल गया था, एजेंट बन गए। उनका जो है लगान वसूली करनी हो गई या कोई आदेश पारित कर रहा तो उसको पहुंचाना हो गया कहीं भी, तो वो सारी चीजें इन्हीं की मदद से हुआ करती थी। और इनको अच्छा खासा फायदा मिल रहा था, अंग्रेजी सरकार के आ जाने से तरक्की हुई थी अच्छी खासी। आरकोट के नवाब जो है पास ही स्थित ट्रिप्लिकेन में जा बसे थे, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। इससे पहले देखो ये जो नाम आ रहे हैं ना अजीब अजीब से, सारे मद्रास के अंदर के ही हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसे कैसे हो गया, फिर ऐसे नाम कैसे याद रहेंगे। यार इतना बड़ा शहर है, मैं तो गया भी नहीं आज तक, मुझे क्या पता कैसे याद रहेंगे। लेकिन हाँ सिंपल बात यह है, एग्जाम्स में सिर्फ आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए कि हुआ क्या था असल मायनों में। शहर का नाम याद रहे ना रहे, बहुत सारे शहर थे यार ऐसे जिनको मिला लिया गया था, बाद में एक बड़ा मद्रास बना था जिसके चलते। तो ये आरकोट के जो नवाब है वो चले गए थे ट्रिप्लिकेन में जा बसे और एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। इससे पहले माइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र हुआ करते थे, जहाँ पे ये नवाब बसे मुसलमानों के।
जहां अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण मिलता था। सांतोम और वहां का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का हिस्सा बन गई। मतलब जो भी बस्तियां थी, ट्रिपलिन, जो भी कुछ था, सब जो है मद्रास में मिला ली गई और एक अच्छा खासा बड़ा शहर बन गया था। अब नई चीजें आने लगी, गार्डन हाउस, बगीचों वाले मकान, यानी कि घर, ये घर देख सकते हो आप, ये गार्डन हाउस टाइप का ही है। यहाँ पे ये पूरा घर बना हुआ है, इसके आगे ये जो है शायद घास उगा रखी है, बगीचा बना रखा है जिसमें आप जाके फैल सकते हो, पसर सकते हो। तो गार्डन हाउस जो है यहाँ पे सबसे पहले माउंट रोड और पूना माली रोड, इन दो सड़कों पर बनाने शुरू हुए। ये किले से छावनी तक जाने का रास्ता था, सड़क थी ये, और यहीं के किनारों पर शहर, ये जो महल है ये बनने शुरू हुए। अब सिंपल सी बात है, अंग्रेजों शुरुआत में तो डर रहे थे जब कब्जा हो गया था उनका सही से, लेकिन फिर भी खतरा था कहीं बाहर से आक्रमण हो जाए, इमारतें बनाने से डर रहे थे। लेकिन जब उनको ये संतुष्टि हो गई कि अब यहाँ पे हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तब जाके उन्होंने अपनी बिल्डिंगें बनानी शुरू करी और उसी रास्ते पर बनाई जिन पे उनका अधिकार था, पूरा पूरा अधिकार वहां पे बना हुआ था। तो ये तो रही बात हमारी मद्रास की, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे शहरों की हम बात करें तो वो भी सेम से ही थे। कलकत्ता में नगर नियोजन, अब कलकत्ता का क्या मामला चल रहा था, कलकत्ता के बारे में जान लेते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था? एक फौरी वजह तो रक्षा उद्देश्यों से संबंधित थी। 1756 में क्या हुआ कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया, लड़ाई मच गई उधर। और उसके बाद जैसे ही हमला हुआ तो अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किलों पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेज भी अपना फायदा ढूंढ रहे, उधर वो राजा जमीन हथियाने में तुला पड़ा तो उन्होंने कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे ना तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे, मतलब अंग्रेज चाहते थे कि सारा पैसा हमें हमें ही मिले। जैसे आजकल हम सोचते हैं यार कि सरकार हमसे टैक्स ना ले, हम पैसा कमाते रहे, बस टैक्स, सरकार को टैक्स ना देना पड़े। वही मामला था यहाँ पे भी सेम साई, कि अंग्रेज चाह रहे थे कि हम जो है ये कस्टम टैक्स जो था ये भारी था, मतलब काफी ज्यादा था, तो ये देना ना पड़े, हमें ही बच जाए, वो भी उसको ना देना पड़े। तो इसलिए वो चाहते थे वो नवाब को ही मार दे या कुछ भी करे, और ना ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। सिराजुद्दौला अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। अब सिराजुद्दौला ठहरा, बोला ऐसे कैसे तुम नहीं मानोगे, हम मनवा के छोड़ेंगे, जैसे आजकल की सरकार मनवा रही है। 1757 में हो गई लड़ाई। अब कब तक शांति रहेगी यार, मामला खराब हो गया। देखो 56 की बात है, 56 में हमला हुआ था और 57 में जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। प्लासी का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध ने जो है भारत का बहुत अहम निर्णय बदल डाला था। इसी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फैल पाई थी। सिराजुद्दौला हार गया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला किया जिस पर आसानी से हमला ना किया जा सके। कलकत्ता को सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। ये 3 गांव थे, इन तीनों को मिला के जो है कलकत्ता बनाया गया, एक पूरा बड़ा शहर बनाया गया। इन्होंने क्या किया कि वहां पे जो, जहाँ पे मतलब मेन किला बनाया ना इन्होंने, उसके दूर दूर तक का इलाका खाली करवा दिया, बस्तियां उजाड़ दी, झोपड़ियां थी, बस्तियां भी क्या थी, क्योंकि उससे क्या था कि दूर तक का दिख जाएगा कि कोई हमला हो रहा है तो दूर से ही सैनिकों को मार गिराएंगे, हमारे पास भी आने नहीं दिया जाएगा। खाली मैदान रखे गए, रखने का जो है मकसद यह था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले से बेरोक टोक गोलीबारी, कत्ल कर दे सरेआम, कोई दिक्कत की बात ना हो, हमें नुकसान ना हो बस। 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बन गए। इसने जो है काफी सुधार किया उधर। उन्होंने कोलकाता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवा लिया। अमीर थे यार, क्या करते, अपना महल बनवा लिया खुद का। यह इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी। कलकत्ता में आ जाने के बाद वेलेजली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से की भीड़ भाड़, जरूरत से ज्यादा हरियाली, जरूरत से ज्यादा, समझ रहे हो ना, मतलब जंगल थे यार, जंगलों को कटवाया जाएगा, सीधी बात है। गंदे तालाब, सड़ांध, ये जो है बदबू को बोला जाता है, सड़ांध और निकासी की खस्ता हालत को देखकर परेशान हो उठा। ये सारी चीजें उसको अच्छी नहीं लगी, ना तो उसको भीड़ भाड़ अच्छी लगी, ना उसको हरियाली अच्छी लगी, ना उसको बदबू अच्छी लगी, ना ही वो तालाब अच्छे लगे उसको। तो समझ लो अब सामत आने वाली है उनकी। अंग्रेजों को इन चीजों से परेशानी इसीलिए थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली जमीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों से जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं, और वो चाहते थे, उस समय बहुत तेजी से बीमारियां फैलती थी, इलाज था नहीं,
तो जिसके चलते जो है मतलब था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, कारगर चीज नहीं थी। जैसे आजकल कोरोना में मर भी रहे हैं और दवाई भी लग रही है, वही काम सा था, सेम सा ही। तो यूरोप के लोग जो है बाजार को देखकर आकर्षित भी होते थे, लेकिन उन्हें भीड़ भरा और गंदा भी माना करते थे। ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग को लेके ये पूरी राय दी गई है इधर कि यूरोप के लोग जो है उनको मजा आता था कि आहा क्या बाजार बनाया हुआ, लेकिन भीड़ भाड़ उनको कतई पसंद नहीं थी। खुला भी चाहिए, ऐसे नहीं होता भैया, दोनों चीजें नहीं मिलती। तो ये बाजार की पेंटिंग है उस समय की। अब देखते हैं आगे। तो वेलेजली ने जो है क्या किया, अब 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चरम शोधन इकाइयों को साफ कर दिया गया या हटा दिया गया। मतलब जो चीजें परेशान कर रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, हटा दो। जमीन हमारी, इलाके पे कब्जा हमारा, तुम कौन करोगे, मजदूर क्या कर लेंगे बताओ। वेलेजली की विदाई के बाद अब वेलेजली बुढ़ापे तक रहेगा या मर जाएगा, जो भी होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है नगर नियोजन का काम जो है सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी ने जारी रखा। अब लॉटरी कमेटी एक ऐसा नाम पड़ गया, इसका नाम इसीलिए पड़ गया था क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। 1000 रुपए की लॉटरी और 1 लाख रुपए का इनाम, आओ खरीदो लॉटरी खरीदो, ऐसे चलता था यार। क्या क्या ही सीन है। 1817 में क्या हुआ, हैजा फैलने लगा, बीमारी आ गई थी, पता ही आपको। और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। ये बहुत बड़ी बीमारी थी, हैजा ठीक ही हो गया था, थोड़े लोग मरे थे, लेकिन प्लेग से बहुत सारे लोग मारे गए थे। चिकित्सा विज्ञान अभी इन बीमारियों की वजह भी स्पष्ट नहीं कर पाया था। सरकार ने उस समय के स्वीकृत सिद्धांत, मतलब जो जानी मानी बातें होती है कि कोरोना क्यों फैला, चीनियों ने फैला दिया, कहां से आया, ऐसे ऐसे आया, बस मानी जानी बातें होती है वो। तो वैसा ही एक सिद्धांत था उस समय का, जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है। मतलब जैसे हम रह रहे हैं और बीमारियां जो आती है उससे सीधा संपर्क होता है, कुछ मामला होता है, के अनुसार कार्रवाई की उन्होंने। इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तमजी कोवासजी जैसे शहर के जाने माने हिंदुस्तानियों का भी समर्थन हासिल था। इसीलिए जो है कामकाजी लोगों की झोपड़ियां, कामकाजी लोग यानी कि जो काम करते हैं, उनकी झोपड़ियां, बस्तियों को निशाना बनाया गया। देखो अमीर की महल तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है यार, वो केस ना भी करे, उसके पास सेना थी उस टाइम पे, कत्ल कर सकता था, बहुत कुछ था। लेकिन ये बेचारे गरीब क्या करते, इनकी झोपड़ियों बस्तियों को निशाना बनाया गया, उन्हें तेजी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर, बेरोजगार यानी शहर के गरीब को एक बार फिर जो है दूर वाले इलाके में ढकेल दिया गया। शुरुआत में कब ढकेला, जब वो लड़ाई हार गए थे ना, वो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद में जमीन साफ कर देनी थी उनको, इलाका साफ करना था, तो झोपड़ियां थी, उड़ा दी सबकी सब। अब दूसरी बार ऐसा कर दिया क्योंकि बीमारी फैल रही थी और उसके चलते इन गरीब की झोपड़ियों को उड़ा दिया गया। 1836 में इसी आशंका के चलते फूस की झोपड़ियां यानी कि घास फूस होता है ना जो, उसकी झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकान में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया। जो नहीं लगाएगा उसको उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी या कुछ भी, या उस बंदे को जुर्माना लगेगा, जो भी कुछ होगा। लेकिन फूस की झोपड़ियां अवैध थी, बिल्कुल इलीगल बना दी गई। अब गरीब लोग यार कहाँ से ईंटों के, पत्थर के कहाँ से बना के लाएंगे, पता नहीं क्या समझ रहे थे लोग। स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर के नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन को और अधिक बल मिला। यानी कि व्हाइट टाउन यानी अंग्रेजों का इलाका, ब्लैक टाउन यानी भारतीयों का इलाका। तो ये इलाके भी काफी जो है चर्चा में रहे उस समय, मतलब बहुत ज्यादा जो है अंतर आ गया था उनके अंदर। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है बम्बई में भवन निर्माण। ये जो बम्बई थी, मुंबई बम्बई एक ही बात है, ठीक है, नाम बदल जाते हैं, शहर नहीं बदलते। वो अंग्रेजों की मतलब बहुत बहुत पैसा उड़ा दिया अंग्रेजों ने उसके ऊपर, तो बम्बई के ऊपर, क्योंकि बहुत अहम मायने रखता था बम्बई उस समय में भी। शुरुआत में बम्बई जो है 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी और इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया और उसका नाम पड़ा बम्बई। बम्बई जो है औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी था। और सबसे बड़ा व्यापार केंद्र यहाँ पे पता किस चीज का था, आपको पता होगा, भारतीय मजदूरों से, किसानों से जबरन अफीम की खेती कराई जाती थी और उस अफीम को बाहर के देशों में भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था, वो यहीं से होता था, बम्बई से। तो अफीम काफी महंगी चीज थी उस समय, महत्वपूर्ण चीज थी। ईस्ट इंडिया कंपनी
यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार हुआ करते थे और उन्होंने बंबई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद दी। जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हो गया, वो समय था जब कॉटन का उत्पादन, कपास का उत्पादन वहां पे बंद हो गया। अब यूरोपियंस को कपास की जरूरत थी। एक समय आ गया था, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है ये चीज, कि उस समय जो है भारत से कपास का निर्यात होने लगा और इतना ज्यादा कपास का निर्यात होने लगा कि यूरोप में जाने वाला 90% कपास भारत से जाया करता। उस समय जो है ऋणदाताओं ने बहुत लोगों को, किसानों को ऋण दे दिए कि कपास की खेती करो तुम लोग बस, क्योंकि उनको दिख रहा था क्योंकि इससे उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। जब ये युद्ध हुआ तो अमेरिका में के दक्षिण भाग से आने वाली कपास अंतरराष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध और भी मजबूत हो गए। बंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई को अरब प्रीमा इंडिस यानी कि भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया कि यहाँ पे सबसे बेहतरीन व्यापारिक शहर यही है। ये जो है, आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर में आपको मिलेंगे बहुत सारी जगहों पे, ये इंग्लिश में जो है ना, ये बोल्ड मिलेंगे आपको थोड़े। आप सोचोगे यार ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए बुक वालों ने बोल्ड मार रखा है इनको। आहा क्या बात है, ये तो फ्री के नंबर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या हो रखा है, जो ये फॉन्ट है ना, ये लिखे गए हैं, जो इनकी जो लैंग्वेज है वो बोल्ड स्टाइल में है, और अगर हम वहाँ पे हिंदी की बजाय इंग्लिश लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड दिखाई देते हैं हमें। तो इस पे ध्यान ज्यादा मत देना कि आप सोचो कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बुक का लिखने का फर्क है और कुछ नहीं है। पहली बात क्या थी, यहाँ पे कुछ मामले देखते हैं अभी बंबई के अंदर। तो इसमें जो है एक अजनबी, ये शहर के बारे में कुछ बातें हैं कि पहली बात यह है कि इसमें एक अजनबी देश में जाना माना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती थी। यानी अंग्रेज चाह रहे थे जो बंबई है ना वो यूरोप के जैसा दिखे, वहां पे जो शहर है उनके जैसा शहर दिखे ये भी। दूसरा जो है, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक बनेगी। तीसरी बात यह है कि वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ साफ दिखाई देगा। मतलब पता लग जाएगा कि ये गरीब, मतलब भारतीय का घर है कि यूरोपियंस का घर है। अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इनकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें बंबई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। इनके लिए अंग्रेजी का बंगलो, जो बंगलो होता है, एक बंगाल से निकला हुआ शब्द है ये बंगला। बंगलो बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, लेकिन बंगला बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ से निकला हुआ ये देख सकते हो आप, ये बंबई का एक बंगला है। इस टाइप के होते थे बंगले, समझ जाओ बस कैसे होते होंगे। अब और भी बहुत सारी चीजें थी, अलग अलग तरीके की इमारतें बनाई जा रही थी। सरकार जो है पूरा पैसा उड़ा रही थी इमारतें बनाने पे। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोमन की भव्यता दिखाई देती थी उसी शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। सेम बिल्डिंग उतार दी, ये देखो क्या उतार रखा है, ये क्या बना रखा है, बंबई का टाउन हॉल, जिसमें अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का दफ्तर बना हुआ है, ऐसी बना दी इन्होंने एक इमारत। 1833 में बंबई का टाउन हॉल, ये जो इसी की बात हो रही है अभी, इस शैली के अनुसार बनाया गया। ये जो शैली है, शाही शैली जो भी थी उसके अनुसार बनाया गया। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एलिप्स, क्या नाम है ये, एल्फिस्टन सर्कल कहा जाता था। बाद में इनका नाम बदलकर हार्निमोन सर्कल रख दिया गया। क्या क्या नाम रख रहे हैं यार, ये कुछ भी नाम रख रहे हैं, ये है वो जो भी है, एलिफिस्टन सर्कल जो भी है। मतलब यार अंग्रेजों का मामला है, अंग्रेजों ने नाम रखे हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से रखेंगे। अब चिंटू पिंटू मिंटू तो रखने वाले हैं नहीं ये लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और शैली जिसका काफी, ये शैली जो है ना, ये डिजाइन बोल सकते हो आप, नक्शा बोल सकते हो, उसको हम यहाँ पे शैली का नाम दे रहे हैं। एक और शैली जिसका काफी इस्तेमाल किया गया वह थी नवगाथिक शैली। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबे और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती थी। गाथिक शैली का जन्म इमारतों, खासतौर से गिरजों में हुआ था, जो मध्यकाल के में जो है उत्तर यूरोप में काफी बनाए गए थे और उनको देखते हुए ये बनाई गई। ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये है वो बंबई सचिवालय है, एच टी क्लेयर
विल्किंस द्वारा बनाया गया डिजाइन है ये। द बिल्डिंग 1875 से लिया गया एक रेखा चित्र। तो ऐसी कुछ बिल्डिंग बनाई गई थी। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहांगीर रेड्डीमनी ने पैसा दिया था। देखो क्या हुआ था, सब जो इमारतें बन रही थी वो सारी की सारी अंग्रेजों ने नहीं बनाई, कुछ इमारतें भारतीयों ने भी, भारतीय भी तो अमीर थे तो कुछ भारतीयों ने भी पैसा देके बनाई थी। जैसे यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहांगीर रेड्डीमनी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी व्यापारी हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रायचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम उसकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों को नवगाथिक शैली इसीलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैली भी प्रगतिशील है, यानी कि तरक्की करेंगे, अच्छी दिखेंगे, अच्छा काम आएंगे, शायद अच्छी होंगी हमारी इमारतों के बजाय। तो ऐसा उनका मानना था। नवगाथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनल है। सबसे बेहतरीन जो नवगाथिक शैली में डिजाइन मिलेगा ना आपको, वो है ये विक्टोरिया टर्मिनल। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नवगाथिक शैली के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी जगह है, या फिर विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली पर बना हुआ है, तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था, ये आप देख सकते हो। द बिल्डिंग ये तो बता दी थी शायद मैंने, बम्बई सचिवालय आगे मिल जाएगी आपको बिल्डिंग। विक्टोरिया टर्मिनल ये रहा, देखो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन FW इसने बनाया था डिजाइन। तो ये टर्मिनल किस हिसाब से आपको रेलवे स्टेशन लग रहा है? वैसे ये मुझे भी नहीं लग रहा ये रेलवे स्टेशन, ये इमारत जैसी लग रही है, कोई मतलब ऐसा महल टाइप का हो। खतरनाक ही बना दिया यार। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। देखो शुरुआत में क्या हुआ था कि अंग्रेज जो है अपनी शैली लेके आए, अपने डिजाइन, अपने नक्शे लेके आए, लेकिन समय के साथ नक्शे बदल गए और भारतीय और अंग्रेजों के मिले जुले नक्शे हमें देखने को मिले। इस शैली को हमने नाम दिया इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुओं से है, संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का जो यहाँ पे सारासेनिक है ना, तो इसका मतलब था का ये जो शब्द है यूरोप के लोग मुसलमान को संबोधित करने के लिए किया करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतें, गुंबदों, छतरियां, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित थी। यानी कि सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे देख सकते हो आप ये मद्रास लॉ क्वार्टर्स। मुंबई में गॉथिक शैली का चलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मद्रास में इंडो सार्सेनिक शैली ही ज्यादा फली फूली। मद्रास के अंदर अदालत की इस इमारत को डिजाइन में पठान गॉथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई आपको देंगे। देखो यहाँ पे कितनी सारी जालियां, गुंबद, छतरियां ये बनी हुई है। तो इस टाइप का मतलब मकान या इमारतें बनाई जाती थी। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया भी बनाया गया था इसी शैली को लेके। उद्योगपति जमशेदजी टाटा, इसका नाम किसको नहीं पता, ये जो है बिजनेसमैन है, काफी बड़े बोल सकते हैं आप। इस शैली में जो है ताजमहल होटल बनाया गया था। ये जो ताजमहल होटल काफी बड़ा है, ये काफी मतलब बहुत पैसे वाला होटल है, तो अमीरों का शौक है यार। तो ये होटल इसी शैली को लेके बनाया गया, इसी शैली के ऊपर बनाया गया है। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बंबई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई जिनको चोल का नाम दिया गया। ये बहुमंजिला इमारतें थी जिसमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती थी। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि भीड़ भाड़ होनी जो ऑब्वियस सी बात है। जैसे अब आजकल दिल्ली बंबई में आपको मिलेंगे फ्लैट मिलेंगे देखने को, मतलब इतने सारे फ्लोर हो जाएंगे। उस समय जो है फ्लोर तो नहीं थे इतने, लेकिन कमरे एक एक कमरे इतने सारे बना दिए जाते थे जिससे जो है वहां पे बहुत सारे लोग थोड़े से इलाके में रह सकते थे। उनका नाम क्या रख दिया? चोल रख दिया। तो इमारतें और स्थापत्य शैलियां हमें क्या बताती है? जो हमें पता लगा वही बताती हैं, और क्या बताएंगे, मतलब उस समय के समाज के और उस समय का डिजाइन, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इन्हीं चीजों की मदद से हमें पता लग पाता है कि कैसे। देखो ये एक चोल का उदाहरण है, शायद से बम्बई की एक चोल है। देखो ये कितनी सघन है, मतलब यहाँ पे कमरे कमरे देखो, ये कमरा, ये कमरा, ये मतलब कितने सारे कमरे बनाए गए हैं यहाँ पे। तो या फिर ये एक भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हाँ मतलब बहुत सारे कमरे हैं। तो इस तरीके से चोल का निर्माण होता था। बाकी भी बहुत सारी इमारतें बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। ये मेन चीज थी जो शैलियां जो है ज्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था आपका आज के इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर खत्म हो गया है। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम।
दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट आए और काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।